5 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। स्पेस स्टेशन से रवाना हुए शुभांशु शुक्ला आईएसएस से अनडॉक होकर धरती के लिए निकला स्पेस एक्स ड्रैगन। कल दोपहर 3 बजे स्प्लैश डाउन निर्धारित। ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में करेंगी छात्रों को सम्मानित। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की राष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात। एससीओ अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन का जताया भरोसा। मानसरोवर यात्रा बहाली की भी सराहना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें देने का किया ऐलान। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के भी दिए संकेत। रूस को लेकर जारी कर सकते हैं बड़ा बयान। सावन का पहला सोमवार आज देश भर के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। रुद्राभिषेक और जलाभिषेक के साथ शिव भक्त कर रहे हैं अपने आराध्य को नमन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर वापसी की यात्रा शुरू कर चुके हैं। एक्सियम 4 मिशन के तहत उनके 3 अन्य सहयोगी अंतरिक्ष यात्री भी शुभांशु के साथ ही धरती पर वापसी कर रहे हैं। करीब 22.5 घंटे की यात्रा के बाद चालक दल के कैलिफोर्निया तट पर भारतीय समय अनुसार मंगलवार को दोपहर 3 बजे के करीब उतरने की उम्मीद है। राकेश शर्मा की 1984 की यात्रा के बाद शुभांशु शुक्ला स्पेस की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी कर रहे हैं। शुभांशु एक्सियम 4 मिशन पूरा करने के बाद साथियों के साथ धरती पर लौटेंगे। उनके माता पिता ने भोलेनाथ से उनके सकुशल धरती पर उतरने की प्रार्थना की। शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला और मां आशा शुक्ला बेसब्री से अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत में शुभांशु शुक्ला के पिता ने कहा कि हम काफी उत्साहित हैं और बेटे के स्वागत के लिए तैयार हैं। आज शुभांशु की धरती वापसी हो रही है अंतरिक्ष से और पूरी निगाहें पूरी दुनिया की इसको लेकर बनी हुई हैं। हमारे साथ शुभांशु के परिजन मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं और इस घड़ी का इस पल का किस कदर इंतजार कर रहे हैं। आज शुभांशु लौट रहे हैं अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को तो बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा जो है मिशन पूरा करके वापस हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और मिशन भी उसका अच्छी तरह सक्सेस रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि बेटा मिशन पूरा करके धरती पर वापस आ रहा है। हम तो बस वेट कर रहे हैं कि कल किसी तरह लैंडिंग हो उनकी और सकुशल वो वापस आ जाएं। बस हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। जब स्पेस स्टेशन पे वो थे, आप लोगों से भी उनकी बात हुई, तमाम सारे अनुभव भी उन्होंने साझा किए आपसे? हाँ, नहीं, अनुभव उन्होंने पूरा साझा किया, सभी बताया उसके स्पेस के अंदर कैसे रहते हैं, कहाँ पर लैब है और जहाँ पर सोते हैं कैसे सोते हैं, बेल्ट बांध कर वगैरह जो है वो अपने को बांध लेते हैं। रात में खड़े होकर सो जाएं या कहीं भी सो जाएं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और वहाँ से हम लोगों को पृथ्वी का भी दिखाया कि पृथ्वी कैसी लगती है, समुद्र का रंग कैसा होता है, पहाड़ के रंग कैसे होते हैं, सब कुछ साफ साफ दिखाया। सनराइज़ भी दिखाया। बहुत अच्छा लगा उससे बात करके, उसको देखकर जो है हमको लगा कि ये नई दुनिया के जैसे होता है। शुभांशु की ये यात्रा स्पेस साइंस में रुचि रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, मील का पत्थर साबित होगी आने वाले समय के लिए। जो नए लोग हैं, जो करना चाहते हैं, जो अदर साइंटिस्ट हैं और विज्ञान में भी एक कदम आगे बढ़ा है भारत। नहीं, भारत अब इधर जो है प्रयास इधर काफ़ी समय से, मतलब करीब 8-10 साल से इस बारे में बहुत ही जो है
प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की हम तो यही कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही ये संभव हो रहा है। और जो हुआ है इसके पहले भी कभी मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। मतलब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ही नासा के द्वारा ये कंबाइंड जो है मिशन जो गया है, इसमें हमारा बेटा गया, तो ये उन्हीं के प्रयास से है। माता जी, इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है, आपको भी अब बस निकलने ही वाले हैं। हाँ, इंतजार है बहुत जोरों से, जबरदस्त। हम भी इंतजार कर रहे हैं, देश तो इंतजार कर ही रहा है, और हमको तो सबसे ज़्यादा इंतजार है कि हम अपने बच्चे से कब मिलें, कितनी जल्दी मिलें। वहाँ से भी उन्होंने आपसे बात की जब अपने मिशन पे गए, क्या कुछ कहा? कितना भावनात्मक था? भावनात्मक कुछ नहीं, सब उसने, वो तो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता, हंस हंस के उसने सब चीज़ें वहाँ की बताई कि ऐसा है, मतलब यहाँ पर सब बहुत बढ़िया है, यहाँ से अच्छा लग रहा है। बहुत सारे नज़ारे, धरती की खूबसूरती सब दिखाई उसने ऊपर से हमको, सूर्योदय भी दिखाया, सब चीज़ दिखाया वहाँ से, और बहुत बहुत खुश था वो कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। बस हम लोग, आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और हम लोग आते हैं जल्दी, आपसे मिलते हैं आके। कैमरामैन विवेक के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में चीन पहुंचे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर खुलकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्तमान में जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ऐसे समय में भारत और चीन जैसे पड़ोसी और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच खुले विचार विमर्श और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान बेहद आवश्यक है। बैठक की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की अध्यक्षता कर रहे चीन को भारत की ओर से समर्थन का भरोसा दिलाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले वर्ष अक्टूबर में कजान में हुई मुलाकात के बाद से भारत चीन संबंधों में लगातार सुधार देखने को मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस दौरे के दौरान उनकी बातचीत इस सकारात्मक रुख को और आगे बढ़ाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली का भी उल्लेख किया और कहा कि ये कदम भारत में व्यापक रूप से सराहा गया है। इस वर्ष भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। India supports the successful Chinese presidency of the ASEAN. Bilateral relationship, as you have noted, has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked, Excellency, the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में शल्याकॉन 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सुश्रुत जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही आयुर्वेद चिकित्सकों और 39 प्रकार की शल्य क्रियाएं करने की अनुमति दी है। इस सम्मेलन में देश और दुनिया भर के 500 से अधिक विशेषज्ञों, सर्जनों और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में लाइव सर्जरी डेमो, पोस्टर प्रेजेंटेशन और पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर सबसे अच्छे सर्जन को सम्मानित भी किया गया। जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो प्राचीन पद्धतियों की पुनर्जीवित करने और उन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में काम करना सबसे पहले आता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि अनुसंधान को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। 0 इन्वेस्टमेंट,
जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के सागर तालुक में सिंगदूर पुल का उद्घाटन किया। ये पुल शरावती नदी के बैकवाटर अंबारगोड कालासावल्ली NH 369E पर बना है और यह कर्नाटक का सबसे लंबा और भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। इसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है और इसे 473 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस पुल का निर्माण क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और प्रसिद्ध चौदेश्वरी मंदिर तक पहुंच को आसान करने के लिए किया गया है। ये परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और नितिन गडकरी के प्रयासों का परिणाम है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस पुल से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आधारित एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र में किया जाएगा। राष्ट्रीय चिंतन शिविर में देश भर के 100 प्रमुख आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाएं मिलकर भाग लेंगी। इस शिविर में कुल 500 प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा। गंगा तट और काशी के पवित्र घाटों की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि इस शिविर को एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक स्वरूप प्रदान करेगी। इस शिविर का उद्देश्य भारत को नशा मुक्त बनाने की दिशा में युवाओं की अगुवाई में एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना है। हम देश को ड्रग्स फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं। ये अभियान को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 दिन के युवा चिंतन के आधार पर हम देश में एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी करेंगे, जिस मूवमेंट का नतीजा ये निकलेगा कि देश के युवा व्यसन मुक्त हो, व्यसन से दूर हो और स्वस्थ भारत के निर्माण में, समृद्ध भारत के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दे। महाराष्ट्र विधान परिषद में महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक बहुमत से पारित हो गया है। राज्य में शहरी नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि राज्य सरकार ने 64 सक्रिय शहरी नक्सली संगठनों की पहचान की है। नए पारित विशेष सुरक्षा विधेयक के तहत अधिनियम के अधिसूचित और लागू होने के बाद प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। नए अधिनियम का उद्देश्य वामपंथी उग्रवादी संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम करना है। इसमें अपराधों को गैर जमानती और बिना वारंट के गिरफ्तारी की श्रेणी में रखा गया है। नीति आयोग ने सोमवार को नई दिल्ली में इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए इंडिया ट्रेड वॉच नामक एक व्यापक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पिछली 2 तिमाहियों में देश के वैश्विक व्यापार परिदृश्य को दर्शाया गया है। यह रिपोर्ट पिछले 1 साल में भारत के निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डालती है। साथ ही बदलती वैश्विक गतिशीलता और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए बढ़ते टैरिफ का विश्लेषण भी करती है। इस रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि बदलते वैश्विक घटनाक्रम भारत के लिए नए अवसर प्रस्तुत कर सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने लॉन्च के अवसर पर कहा कि अमेरिकी टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर खोल सकते हैं। Every country has been talking about this age of uncertainty. Tariffs are put, they are suspended, etc. Now, one effect of that
is on the aggregate economy, whether it's the US economy or world economy, and the overall demand for exports from every country. This report and the previous one, which was done by NITI, was that it's very important to focus on the relative tariffs. And the report which you've just been presented brings that out very nicely. So that's something to remember when we see hopefully developments over the next several months. महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई जून में सालाना आधार पर घटकर 0.13% रह गई है। यह अक्टूबर 2023 के बाद से थोक महंगाई की सबसे कम दर है। इससे पहले मई में थोक महंगाई दर 14 महीने के निचले स्तर पर 0.39% पर आ गई थी, जबकि पिछले साल जून में यह 3.43% रही थी। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जून में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले थोक महंगाई दर में 90% से ज्यादा की गिरावट आई है। उद्योग मंत्रालय ने बताया कि जून 2025 में महंगाई दर में कमी आने की मुख्य वजह क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और बेसिक मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होने से यह गिरावट आई है। इसके अलावा खाने पीने की चीजों की कीमत भी कम हुई है। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 3.75% की गिरावट आई, जबकि इसमें मई में 1.56% की गिरावट आई थी। सब्जियों की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। जून में सब्जियों की कीमतों में 22.65% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मई में ये 21.62% थी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के मामले में थोक महंगाई दर इस साल जून में 1.97% रही, जबकि मई में ये 2.04% थी। आयकर विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक करदाताओं को रिफंड मिलने से पहले की तुलना में आसानी हुई है। साल 2013 में जहां रिफंड वापस मिलने में 90 दिनों से ज्यादा का समय लगता था, वहीं 2024-25 के लिए औसतन 17 दिनों में आयकरदाताओं का रिफंड उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जा रहा है। मतलब साफ है कि आयकर रिफंड मिलने के समय में अब 81% की गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2013-14 में करीब 83,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए, जो 2024-25 में बढ़कर के 4.76 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए, जो बीते 10 सालों में ये 474% की बढ़त है। इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने में आयकर विभाग की ओर से जारी सुविधाओं से करदाताओं को काफी मदद मिली है। वहीं कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी 274% से बढ़कर 27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो साल 2013-14 में सिर्फ 7 लाख करोड़ रुपए था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विवादित कार्टून बनाने वाले इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अभी गिरफ्तारी से कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनका पोस्ट भड़काऊ है और अपरिपक्वता को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का कुछ आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन की ओर से गलत फायदा उठाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। कोर्ट के रुख को देखते हुए हेमंत मालवीय आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट करने को तैयार हो गए। कोर्ट ने इस पर कल सुनवाई की बात कही। हालांकि कोर्ट ने इस दरमियान गिरफ्तारी से संरक्षण की राहत देने से इनकार कर दिया। वकील ने जब उनकी 50 साल की उम्र का हवाला दिया तो कोर्ट ने कहा कि उनकी उम्र भले ही 50 साल हो, लेकिन अभी भी बौद्धिक रूप से वो परिपक्व नहीं है। सावन का आज पहला सोमवार है। आज हर शिवालय और ज्योतिर्लिंग में हर हर महादेव और बम भोले जैसे जयकारे लग रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं देश भर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों की कुछ अद्भुत तस्वीरें, जहां आज सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना की गई। भोले शंकर की बात हो और काशी का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। वाराणसी में पवित्र श्रावण माह के पहले सोमवार के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई। वहीं राम की नगरी अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में अनुष्ठान किए गए। शिवजी का प्रिय सोमवार का दिन बहुत खास माना जाता है।
मान्यता है कि जो भक्त सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान शिव की विधिवत पूजा करते हैं, उन पर शिव की विशेष कृपा रहती है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित कर भक्त भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय का पाठ किया जा रहा है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में धाम में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। ऐसे में सावन में भारी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िया यहां भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। हमारे सहयोगी ने इस धाम का जायजा लिया। सावन की आज पहली सोमवारी है और देवाधिदेव महादेव की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचे हुए हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। पूरे सावन भर जो है अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जाता है। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 2 अर्घा लगाए गए हैं, एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के बाहर और दूसरा बाह्य अर्घा जो मंदिर प्रांगण में मौजूद है। 2 अर्घा के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण कर रहे हैं लोग। आज सावन की सोमवारी है, विशेष दिन माना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन जो श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, उन्हें जो है एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यही वजह है कि आज सुबह से ही जो है वो कांवड़िया बाबा धाम पहुंचे हुए हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। सावन का पहला सोमवार आज संपूर्ण देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भोलेनाथ के भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों की ओर उमड़ पड़े हैं। हर तरफ बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। शिवालयों में विशेष सजावट की गई है और श्रद्धालु शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, दूध, धतूरा और भांग अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद स्थित प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से कांवड़ लाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और सेवा समितियां भक्तों को जल, प्रसाद और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। सावन के इस पवित्र सोमवार को लेकर भक्तों में खास उत्साह है। अभी हम दुधेश्वर महादेव के गर्भगृह में हैं और अभी हमारे साथ यहाँ के महंत जी हैं। पहला सोमवार है, इसका क्या महत्व है और अगर हम दुधेश्वर महादेव के बारे में पूछना चाहें तो क्या? दुधेश्वर भगवान का आप देखिए कि एक हिरण्य गर्भ में शिवलिंग है। हिरण्य गर्भ के रूप में यहाँ पर जो है रावण के पिता विश्वश्रवा ने इस लिंग को स्थापना किया था और यहाँ पर प्राचीन समय में बहुत बड़ा टीला बन गया था। तो यहाँ पर गाय आती थी कैला गांव की, सोते ही यहाँ आके दूध अपना आप निकल जाता था। तो दुधेश्वर, दूध से प्रसन्न वाले ईश्वर दुधेश्वर, इस रूप में ये प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर सावन के प्रथम सोमवार में लाखों लोग आते हैं और यहाँ आके पूजा करते हैं। सावन के प्रथम सोमवार का मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को कुछ संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं कि क्या महत्व। 40 दिन के लिए यहाँ पूजा करने का परंपरा है। एक परिवार के लोग जैसे आते हैं, सुबह समय में भगवान को जलाभिषेक करते हैं, शाम को एक दिया जलाते हैं, अपनी मनोकामना जो भी होती है उनको पूरा करने के लिए भगवान का, शिव का पूजन करते हैं। सावन का पहला सोमवार है
तो हम भी सुबह से लाइन में लगे रहते हैं। आज दर्शन हो गए भगवान जी के। सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जो हमारा सिविल फोर्स है वो भी तैनात किया गया है। साथ में पीएसी के भी हमारा रिजर्व फोर्स हमारे पास में है। ड्रोन से भी सर्विलांस किया जा रहा है। पिता अपने बच्चों को कांधे पर बिठाकर महादेव के दर्शन करा रहे हैं, उनका आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। कब से लाइन में लगे हैं? करीब 1.5 घंटे हो गया। 1.5 घंटे लाइन में, 1.5 घंटे के आसपास हो गया है। कैसा अनुभव है आज का आपका? सावन का पहला मास है। भगवान शिव की आराधना है, श्रद्धा स्वभाव सभी का बहुत अच्छी है। प्रशासन ने अपने पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं बेचारे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सहयोग है। कहते हैं कि महादेव को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ श्रद्धा के सुमन और एक जल के लोटे से प्रसन्न होने वाले भोले बाबा को आज उनके भक्तगण प्रसन्न करने के लिए लंबी लाइन से गुजरते हुए जयकारा भोले बाबा का लगाते हुए अंदर जा रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है और प्रत्येक श्रद्धालु की यही कामना है कि उसकी सभी मनोकामनाएं महादेव बाबा पूर्ण करें। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सोयश शर्मा, डीडी न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही एड्रेस सिस्टम से सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विशेष अवसरों पर शिव भक्तों का स्वागत हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की बात कही। उन्होंने चिकित्सा शिविर, भोजनालय, विश्रामालय, शौचालय की अच्छी व्यवस्था करने के निर्देश दिए और भोजन की पवित्रता और शुद्धता के लिए FASDA को भी विशेष निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। देहरादून पुलिस ने इस अभियान के तहत 82 ढोंगी बाबाओं की गिरफ्तारी की। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि कालनेमी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर गुरुवार को शुरू किए गए कालनेमी अभियान के तहत पुलिस ने अनेक टीमें गठित की हैं। ऐसे विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है जहां ढोंगी बाबाओं द्वारा धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं और आस्था से खिलवाड़ कर ठगी करने का प्रयास करने की सूचनाएं मिल रही हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पूरे उत्तराखंड में छापेमारी की जा रही है। हमने जो छदम धार्मिक ऐसे देश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, छदम देशधारी उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए। हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज दुबई यात्रा के दूसरे दिन उद्योग जगत, वैश्विक कंपनियों और नीति निर्माताओं से अहम मुलाकात की। मुख्यमंत्री इस दौरान भारतीय कॉन्सुल जनरल और UAE के विदेश व्यापार मंत्री से मिले। इस मुलाकात का उद्देश्य टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी, स्टार्टअप, पर्यटन और एयर कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में साझेदारी का न्यौता दिया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में माइनिंग से लेकर फूड पार्क जैसे कई सेक्टर्स में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपने व्यापार को विदेश में कैसे सरलीकृत रूप से करे, हमारे संभावना के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं उसको कैसे कैसे देखें। हमारे यहाँ माइनिंग भी है, इंडस्ट्रियाँ भी है, इंडस्ट्री में भी सब प्रकार की इंडस्ट्री है, फूड पार्क की भी बड़ी संभावना। उस सब बातों को लेकर के उस तरह के सेक्टर के अलग अलग व्यापारी व्यवसायियों के लिए समय निर्धारण किया। फिर 1-to-1 भी काफ़ी हुई है, 1-to-1 में भी काफ़ी अच्छे लोग मिले। इसमें दुबई की जो खासकर की एयर सर्विसेज के एम्बुलेंस की जो फ्लाइट बढ़े उनकी अच्छी संभावना है। हमारे राज्य के अंदर भी एविएशन पे जो हम काम कर रहे हैं वो भारत सरकार। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।